what is up, guys? My name is Dipshika, and you are watching Dr. Deep. Today, I am going to give you the cheat codes for acing in NEET Organic Chemistry. At the end of this video, you will get the perfect strategy for cracking the secret code of NEET Organic. एंड ऑर्गेनिक के लिए क्लास 11th फाउंडेशन होता है और क्लास 12th में होता है इम्प्लीमेंटेशन. तो जब तक आपका फाउंडेशन मीन्स ऑर्गेनिक का ABCD क्लियर नहीं होगा, क्लास 12th अच्छे से हो ही नहीं सकता. सो आज हम क्लास 11th में फोकस करने वाले हैं. दस 2 चैप्टर्स, GOC एंड हाइड्रोकार्बन. तो आज सिर्फ NCERT ओरिएंटेड बातें करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद GOC फर्स्ट. ये मेरी NCERT की बुक है, क्लास 11th केमिस्ट्री. सो GOC में हम 3 पॉइंट में चैप्टर्स को पढ़ते हैं. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़. सो फॉर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग बेसिक कंसेप्ट्स. तो बेसिक कंसेप्ट्स में जो आता है हमारा पहला पार्ट, जो ऑर्गेनिक की जस्ट ABCD होती है. इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे कि MnO4 है, K2Cr2O7 है, क्या फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शंस. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 sp3 क्या होता है, वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या होता है. फिजन में होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज उस पर ही बेस्ड है सारा आगे का. एसिड बेस का कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट, ब्राउनस्टेड कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए. मतलब अमोनिया का नाम आया तो पता चलना चाहिए कि वो लुइस बेस है, बिकॉज उसके पास लोन पेयर है. सो ये सारे बेसिक कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं. एंड 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, वो तो पूरा ऑर्गेनिक के में पूरा जर्नी में रहेगा ये कंसेप्ट. वो वाले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करना होता है. बेंजीन का क्या कॉम्पोजिशन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बिकॉज बेंजीन हमारे ऑर्गेनिक में बेंजीन इज़ अ वेरी VIP कंपाउंड. आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें NCERT में मैंशनड है अच्छे तरीके से, और यही बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम लोग को पहले जानना होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. देन द सेकेंड पार्ट है स्पेसिफिक रिएक्शन टाइप्स एंड मैकेनिज्म. तो रिएक्शन के ना अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर एरोमेटिक बेंजीन के रिएक्शंस. तो ये कैटेगरी वाइज हमें समझना होता है कि कौन से रिएक्शन को ये क्यों कह, मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है. सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, मतलब एक ग्रुप निकल रहा है, दूसरा जुड़ रहा है, उस हिसाब से. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रेट, ये वाली चीज़ें पहले पढ़नी होती है. उसके बाद ही हम नेम्ड रिएक्शंस एंड आगे के रिएक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर. जैसे बेंजीन के केस में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है बेंजीन के केस में, वो क्लास 12th में हर चैप्टर में है. तो एक बार कंसेप्ट 11 में ही क्लियर हो गया उसका, जैसे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, तो फिर वो आगे दिक्कत होगा नहीं उसको पढ़ने में, तो अभी क्लियर करना है. SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें पहले पढ़नी होती है. देन द थर्ड मोस्ट पॉइंट इज़ योर स्टेबलाइजेशन कंसेप्ट्स एंड इफेक्ट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा सारा फैक्टर्स जो भी हम आगे लगाएंगे रिएक्शन में, वो इसी से डिटरमाइन होगा. इसमें स्टेबलाइजेशन इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस. पहले रेजोनेंस सीखना होता है, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, दैट इज़ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ही है. एंड उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को पढ़ते हैं. अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो आगे ऑर्डर सजाने में, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगा. इसमें सबसे पहले आपको समझना होता है +I -I क्या है, +R क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, कैसे स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है, वो किसका स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है, कार्बोकेटायन का, फ्री रेडिकल का, कार्बोएनायन का, या इंटरमीडिएट्स को भी आपको अलग से पढ़ना है. एंड देन कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा. जैसे +R इफेक्ट के लिए ग्रुप के पास लोन पेयर होना चाहिए, तभी ना वो डोनेट कर सकेगा किसी को. इन द रेजोनेंस हाइब्रिड में डोनेट कर सकेगा, तो लोन पेयर होना चाहिए. तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है कि लोन पेयर है तो +R शो कर रहा है. और फिर कुछ एक्सेप्शंस हमें याद रखनी होती है, जैसे क्लोरीन के केस में -I ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है +M से, तो वो एक्सेप्शंस याद रखनी होती है. सो GOC में मेनली ये है. और स्टेबलाइजेशन कंसेप्ट्स में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी जर्नी में काम आएगी. 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ये वाली स्टेबिलिटी. एंड हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी मिलती है. अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो भी आपको जानना है. और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए आपको. और लास्ट में जो ये ऑर्गेनिक के जो मेथड्स है प्योरीफिकेशन के, सिर्फ जस्ट एक रीडिंग देना है एंड फॉर्मूलाज को समझना है कि फॉर्मूला एक ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, अलग अलग नहीं याद करना है, और इससे क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं. सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
पर आपको प्योरीफिकेशन मेथड्स कौन से एलिमेंट के लिए कौन सी है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे लैसांगीज टेस्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस के लिए होती है। जेडाल्स एंड ड्यूमास टेस्ट नाइट्रोजन के लिए, कैरियस मेथड, ये सारी चीज़ें कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें MCQ बनता है। जनरली लोग आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, पर ट्रस्ट मी एग्ज़ाम में MCQ में बहुत ही सिंपल नॉमेनक्लेचर आता है जो एक बच्चा आसानी से कर सकता है बेसिक IUPAC रूल्स जान के। सो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में इन बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने में जाना है, बिकॉज ऑर्गेनिक इसी में बेस्ड है। आपको बाद में पता चलेगी ना, ये बात तो आप ज़्यादा रिग्रेट करोगे, मैं पहले बता रही हूँ आपको। सो दैट्स ऑल फॉर जियो से। NCERT पढ़ने के बाद अगर आपने ऐसी नोट्स बना ली ना तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, और रिवीजन करते रहना हमेशा। ऑर्डर्स रटने में ध्यान मत देना, पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन से इफेक्ट से क्या फैक्टर इफेक्ट होगा, वो कंसेप्ट होना चाहिए अंदर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसा ही और लेक्चर्स के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।